बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए एक नजर डालते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस पर। अमेरिका में 9 साल बाद ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था में तेजी के बाद फेडरल रिजर्व का फैसला। भारत में निवेश पर पड़ सकता है असर। डॉलर में और मजबूती के आसार। WTO बैठक में भारत ने विकसित देशों में किसानों को मिल रही भारी सब्सिडी पर जताई चिंता। निर्मला सीतारमण ने कहा, दोहा वार्ता की शर्तों का नहीं हो रहा है पालन। वैश्विक व्यापार में असमानताओं को दूर करने पर जोर। आतंकवादियों के पनाहगार बना हुआ है पाकिस्तान। अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर भी जताई चिंता। भारत से संबंध सुधारने की दी नसीहत। जीएसटी पर सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक बुला सकती है सरकार। वित्त मंत्री ने 1% अतिरिक्त कर हटाने के दिए संकेत, लेकिन जीएसटी दर को संविधान विधेयक में शामिल करने से इनकार। सूखा पीड़ित राज्यों को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाने की मांग। राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सूखे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए 10,500 करोड़। खबर अमेरिका से है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25% बढ़ा दी है। अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद यह फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं। वहीं रुपए के मुकाबले डॉलर और मजबूत हो सकता है। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 9 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब ब्याज दरें 0.25 से 0.5% पर पहुंच गई हैं। अमेरिका को मंदी से बाहर निकालने के लिए इतने सालों तक ब्याज दरें 0 के आसपास रखी गई थीं। The first thing that Americans should realize is that the Fed's decision today reflects our confidence in the U.S. economy. That we believe we have seen substantial improvement in labor market conditions. अमेरिकी संघीय बैंक के मुताबिक घरेलू खर्च में बढ़ोतरी, व्यापार में निवेश और महंगाई की नीची दर के बाद ये फैसला किया गया। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का संकेत दिया है। It's important not to overblow the significance of this first move. It's only 25 basis points. Monetary policy remains accommodative. We have indicated that we will be watching what happens very carefully in the economy. इस फैसले का असर भारत समेत दुनिया भर की उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। फेडरल रिजर्व के इस कदम से अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी है। डॉलर और मजबूत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों के पनाहगार बना हुआ है और वहां की सुरक्षा एजेंसियां तक आतंकवादियों को फलने फूलने के साथ साथ आश्रय देने में मदद कर रही हैं। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख एड रॉयस ने कहा कि पाकिस्तान में बीते कई दशकों में सरकारें आईं और गईं, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम जारी रहा। पाकिस्तान के मसले पर संसदीय समिति में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भारी आर्थिक सैन्य सहायता मुहैया कराई गई, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए अमेरिका से किया वादा नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि संशय के बावजूद पाकिस्तान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने तक की छूट दी गई। रॉयस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन की जानकारी अगर पाकिस्तान सरकार को दी गई होती तो ये अभियान निश्चित तौर पर नाकाम हो जाता। राष्ट्रपति बराक ओबामा के सहयोगी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसले पर नियुक्त विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड जी ओसलान ने भी समिति के सामने कुछ ऐसी ही राय पेश की। ओसलान ने पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई है। ओसलान ने कहा कि भारत के साथ संबंध सुधारना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि समूचे क्षेत्र के लिए बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने H-1B और L-1 वीजा पर भारतीय कंपनियों की चिंताएं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को बताई हैं। ओबामा ने कल नरेंद्र मोदी को जलवायु समझौते पर सहमति के लिए बधाई देने के लिए फोन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका में प्रस्तावित कानून से भारतीय आईटी कंपनियां और पेशेवर चिंतित हैं। दरअसल अमेरिका में 911 नाम से स्वास्थ्य कानून प्रस्तावित है। इसके तहत H-1B और L-1 वीजा के लिए भारतीय कंपनियों को $2,000 और देने पड़ते हैं।
माफ कीजिएगा और देने पड़ सकते हैं। बिल की भाषा ऐसी है कि इसका असर सिर्फ भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। नेस्कॉम के मुताबिक पिछले 5 साल में भारतीय कंपनियों ने हर साल 7 से 8 करोड़ डॉलर चुकाए हैं। केंद्रीय कैबिनेट के कल भारतीय द्विपक्षीय निवेश समझौते के संशोधित मॉडल को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद विदेशी निवेशकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना है। संशोधित मॉडल में विवादों के निपटारे के प्रावधान में सुधार शामिल हैं। कैबिनेट ने देश में भूमिगत कोयले को गैस में बदलने की नीति की रूपरेखा को मंजूर कर लिया है। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बिक्री के लिए कोयला खानों और खंडों के आवंटन के आरक्षित मूल्य और अग्रिम भुगतान के तौर तरीके तय करने को भी मंजूरी दे दी है। इससे अब देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही स्पेन के साथ बंदरगाह मामलों में सहयोग पर समझौते और ब्रिक्स देशों के बीच ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता पर करार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक 2015 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। जीएसटी पर आम राय के लिए सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी पर उसे कई दलों का समर्थन मिलेगा। बीजेडी, जेडीयू, बीएसपी और एनसीपी ने सरकार को समर्थन देने की बात कही है। सरकार को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने का भरोसा भी है। पीटीआई के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि शुक्रवार तक सरकार आगे की रणनीति तय कर लेगी। सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अकेले जीएसटी की राह में रोड़ा डाल रही है। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है और 3 सुझाव माने जाने की बात कह रही है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कांग्रेस से फिर सहयोग की अपील की है। उन्होंने कांग्रेस के 1% अतिरिक्त कर हटाने की मांग को स्वीकार करने के संकेत भी दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये देश के विकास से जुड़ा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कांग्रेस के सुझाव मानने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार 1% अतिरिक्त टैक्स हटाने की मांग को स्वीकार कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री जीएसटी दर को संविधान विधेयक में शामिल करने की मांग पर सहमत नहीं हैं। That agony prior to the passage of the bill, but I think the real strength of India's democracy is not that we will be able to pass it. We have to introspect the weakness of democracy, that on an issue where everybody claims to support it and still the country feels helpless in not being able to pass it. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी इन इंडिया कार्यक्रम में कहा कि संसद में विपक्ष विधेयक पर रुकावट पैदा कर रहा है, जिससे सत्र नहीं चल पा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ये भविष्य में विपक्ष के लिए मिसाल बन जाएगा। जबकि व्यापारिक समूहों ने बिल पारित नहीं होने पर चिंता जताई। कॉर्पोरेट चाहता है जीएसटी बिल जितना जल्दी पास हो उतना एक अच्छा इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्लो डाउन है, पूरी इकोनॉमी में वर्ल्ड में स्लो डाउन है और उस स्लो डाउन को किल करने के लिए एक जीएसटी बिल एक बूस्टर होगा और इसको जितनी जल्दी पास किया जाए और इस सत्र में पास किया जाए बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले साल से वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाएगा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सूखे से पीड़ित 11 राज्यों को तत्काल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने स्वराज अभियान की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में सूखाग्रस्त राज्यों को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पीड़ित लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाना चाहिए। इस याचिका में सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र को भी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। स्वराज अभियान सूखाग्रस्त आबादी को लाल राशन कार्ड की दर से 60 किलो अनाज देने की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए 10,512 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में राहत उपायों की घोषणा की। इसमें से 7,413 रुपए कपास और सोया किसानों पर खर्च होंगे। 1,000 करोड़ रुपए जलयुक्त शिविर योजना के लिए है। 2,500 करोड़ रुपए से खेती के लिए तालाब बनेंगे और 750 करोड़ रुपए से 33,000 कुएं बनाए जाएंगे। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है।
कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर समूचे विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापेमारी का विवाद थम नहीं रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। लोकसभा में कई विपक्षी पार्टियों ने जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस्तीफा मांगा है। इस बीच सीबीआई ने कल लगातार दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार से पूछताछ की। राजेंद्र कुमार इसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचे। दिल्ली सचिवालय में छापेमारी में नया मोड़ आ गया। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जेपीसी गठन की मांग की है। Let it be investigated. Let there be a joint parliamentary committee if necessary. That they should investigate all such issues. And madam, these issues should be discussed on the floor of the House in detail. कांग्रेस ने भी इसका समर्थन करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस्तीफा की मांग की है। Absolutely, he should step down and there should be a JPC. उधर सरकार ने एक बार फिर कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है और इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। Please understand the agencies must be allowed to function independently. This government is very clear. We don't interfere at all. I can tell the House, none in the government is aware. None in the government is aware of any raid. There was no raid on Delhi Chief Minister. दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। केंद्र के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में मेमो सीज, यहां से उनके रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर तक सीज करके ले जा रही है और फिर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इसका मुख्यमंत्री के दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में एक निजी संस्था ने दावा किया है कि 6 महीने पहले उसने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीवीसी से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने केजरीवाल साहब और एलजी और पीएम ऑफिस को वो केस कंप्लेंट फॉरवर्ड किया था विद आवर नोटिंग्स। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आपने अभी इतना बड़ा अफसर को अपने दफ्तर में नियुक्त किया, कम से कम ये देखना जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका चरित्र कैसा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई ने राजेंद्र कुमार से फिर पूछताछ की। श्याम सुंदर के साथ अनु देवान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों का वो जवाब देना नहीं चाहते। I can't answer a vague allegation without any basis. Secondly, a state government and a party which is in the dock for having supported corruption and having interfered in an investigation in this manner can't really deflect the issue without any basis. दिल्ली सरकार के आरोपों को सीबीआई ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। सीबीआई ने एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में छापे नहीं मारे गए हैं। सीबीआई के प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने कहा कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। CBI also reiterates that the searches and the seizures on 15th of December 2015 were in conformity with the due process of law and legal procedures have been followed meticulously. CBI is committed to carry out its work in an absolutely free, fair and professional manner. स्विट्जरलैंड ने पहली बार 2600 निष्क्रिय खातों की जानकारी सार्वजनिक की है। इसमें 6 खाते भारतीयों के हैं। वहीं 80 सेफ डिपॉजिट बॉक्सों की जानकारी भी दी गई है। इनमें करीब 300 करोड़ रुपए जमा हैं। खाता धारकों में सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड के हैं। इनमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, तुर्की और ऑस्ट्रिया समेत दूसरे देशों के खाता धारक भी हैं। अमेरिका में नए कानून के बाद ये सूची जारी की गई है। कानून के तहत निष्क्रिय खातों की जानकारी दी जाएगी। खाता धारकों के परिजन इसमें जमा रकम पर 5 साल के भीतर दावा कर सकते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के इंजन में फंसने से टेक्नीशियन रवि सुब्रमण्यम की मौत हो गई। यह हादसा बीती रात तब हुआ जब मुंबई हैदराबाद फ्लाइट का सह पायलट सिग्नल समझने में गलती कर बैठा। उसने पुशबैक सिग्नल को इंजन चालू करने का सिग्नल समझा। इससे सुब्रमण्यम इंजन की तरफ खिंच गया। पुशबैक में विमान को एयरपोर्ट गेट तक ट्रॉली से खींचकर लाया जाता है। एयर इंडिया के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने कहा कि घटना की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर लिया है, लेकिन मामला दर्ज करने पर कानूनी राय ली जा रही है।
एयर इंडिया जो फ्लाइट था मुंबई हैदराबाद जा रहा था 619, उसमें जब डिपार्चर होने के समय जो उसको पुशबैक किया गया, पुशबैक होने के बाद में जब पुशबैक निकाला जाता है उसी समय जो कर्मचारी पुशबैक निकालने के लिए गया तो उसको खींचा गया, इंजन ने रेस करने की वजह से खींचा गया, तो उसकी मृत्यु हो गई है। खबरें लगातार जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बुलेटिन में अब बात कुछ और अहम खबरों की। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। मौजूदा स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने से जुड़े प्रस्ताव विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रस्ताव जो पारित हुआ है उस पर 33 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इनमें कांग्रेस के 20 बागी विधायक, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। हालांकि विधानसभा परिसर को सील करने के बाद कल सदन की बैठक सामुदायिक भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर तेंजिन नेर्बू ने की। नेर्बू भी कांग्रेस के बागी विधायकों में से एक हैं। इस पूरी घटना को स्पीकर नबाम रेबिया ने अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के 14 बागी विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रपति से शिकायत करते हुए दखल की मांग की है। इस मसले के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। पार्टी ने कल लगातार दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदन में इस मुद्दे को उठाया। सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल जेपी राजखोवा के सत्र बुलाने की राष्ट्रपति से शिकायत की। उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की। We have asked the president. We met him to seek his protection, to ensure the sanctity of the constitution. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यपाल अरुणाचल में बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर का विधानसभा को बुलाना और उसमें डायरेक्शन देना कि कैसे विधानसभा की कार्रवाई होगी, कौन बैठेगा चेयर पे, किसको हटाया जाए, ये तो इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कभी आज तक हुई नहीं है। और ये तमाम चीज़ें केंद्रीय सरकार बीजेपी की सरकार के द्वारा की जाती हैं। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में भी इस मसले को उठाया। राज्यसभा में इस वजह से कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरुणाचल में संविधान की हत्या की जा रही है। 2/3 मेजॉरिटी से आए हुए कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए और वहां पर नॉन कांग्रेस पार्टी को अधिकार में लाने के लिए ये कोशिश चल रही है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सदन में राज्यपाल के कामकाज पर बहस करने की कोशिश को गलत ठहराया। उन्होंने कांग्रेस पर अंदरूनी मसलों को सदन में उठाने का भी आरोप लगाया। They are fighting among themselves. Today, the speaker has disqualified 14 MLAs. Kharge ji is talking of the constitution. He is facing a no confidence motion, speaker, and he disqualifies MLAs. इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सभी सदस्य वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर राज्यपाल की ओर से सत्र बुलाए जाने का विरोध कर रही है। राज्यपाल ने जनवरी में तय सत्र की बजाय 16 दिसंबर से 3 दिन का सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया। कृति मिश्रा और प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि वाले वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए चुनिंदा अदालतों में वाणिज्यिक पीठ की स्थापना से जुड़े विधेयक को कल लोकसभा की मंजूरी मिल गई। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इस विधेयक से कंपनियों के लंबे मुकदमों का जल्द निपटारा होगा, जिससे कारोबार और निवेश बढ़ेगा। इस विधेयक के जरिए 1 करोड़ रुपए या उससे ऊपर की राशि के सभी विवादों का निपटारा
अलग से स्थापित वाणिज्यिक पीठों और वाणिज्यिक अदालतों में किया जाएगा। इन अदालतों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बीमा, बैंकिंग, कराधान और कंपनी मामलों के विवाद निपटाए जाएंगे। वाणिज्यिक पीठों की स्थापना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों में की जाएगी। वाणिज्यिक अदालतों का दर्जा जिला अदालतों के बराबर का होगा। साथ ही सभी उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक अपील पीठ भी स्थापित होंगे। अक्टूबर में सरकार ने इस विधेयक से संबंधित अध्यादेश लागू किया था। विधेयक राज्यसभा से पारित होना बाकी है। The purpose of the bill is to accelerate economic growth, improve the international image of Indian justice delivery system, and the faith of investor world in the legal culture of the nation should be. Today, everybody spoke ease of doing business. What is the ranking of our country in the World Bank ranking? Everything they have spoke. They all know that. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर चाय मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूरों की हालात को लेकर कल जंतर मंतर पर एक रैली में उन्होंने आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये दुखद है कि प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा करते हैं लेकिन चाय उत्पादक मजदूरों का ख्याल नहीं रखते। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार समाज के सभी तबके के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून और मनरेगा जैसे कानून लेकर आई थी। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अधीर जी बंगाल में आप इनके लिए लड़े, मैं भी इनके लिए लड़ूंगा और मैं वेस्ट बंगाल की सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी इनकी मदद कीजिए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए जहां पे हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं, जहां पे इनका भविष्य नहीं। दिल्ली और एनसीआर में 31 मार्च तक 2000 सीसी से ज्यादा डीजल एसयूवी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल यह आदेश दिया। ग्रीन टैक्स को भी दुगना कर दिया गया है। दिल्ली की आबोहवा को साफ बनाने के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा बाशिंदों को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले लिए हैं। बुधवार को अदालत ने 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 31 मार्च 2016 तक दिल्ली समेत पूरे एनसीआर पर ये पाबंदी लागू रहेगी। कार्स और एसयूवीज जो डीजल पर चलती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक लगाया गया है पूरी एनसीआर रीजन पे। उसके साथ साथ जो 2005 से पहले जो ट्रक्स बनी हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती। जो बाहर से व्हीकल्स आती हैं कमर्शियल व्हीकल्स उसके ऊपर एंट्री टैक्स डबल कर दिया है और वो व्हीकल जो ओल्ड हैं BS4 पे 2005 से पुरानी वाली गाड़ियाँ उनको बिल्कुल बैन कर दिया, उनकी एंट्री बैन है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली में दाखिल होने वाले कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स को दोगुना कर दिया है। इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया था। पहले ये टैक्स 700 और 1300 रुपये था, जो बढ़कर 1400 और 2600 रुपये हो जाएगा। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि 2005 से 2015 तक के रजिस्ट्रेशन वाले कमर्शियल वाहन ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, उससे पहले की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चलने वाली डीजल टैक्सियों को 31 मार्च तक सीएनजी में बदलने का निर्देश दिया है। डीजल इंजन की कारों को प्रतिबंधित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कई सबक हैं। डीजल इंजन बनाने वाली कारों को जहां नए सिरे से इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे इस तरह के इंजन का निर्माण किया जाए जिससे कि प्रदूषण कम से कम फैले। कैमरामैन सुधांशु के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि केंद्र और राज्यों की सलाह का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार पारदर्शिता लाने के लिए चीफ जस्टिस से मशवरे के बाद प्रक्रिया का ज्ञापन तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर एमओपी को अंतिम रूप भारत के चीफ जस्टिस की सलाह से दिया जाना चाहिए। योग्यता के मानदंड पर गौर करते समय एमओपी को न्यूनतम उम्र का भी जिक्र करना चाहिए, जो कॉलेजियम के दिशा निर्देश के तौर पर काम करेगा। भारत ने विकसित देशों में किसानों को दी जा रही भारी सब्सिडी पर चिंता जताई है। केन्या की राजधानी नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2001 में दोहा विकास एजेंडे में सब्सिडी घटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन नैरोबी में इस पर कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने गरीब किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष उपायों की मांग की।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए स्थायी उपाय जरूरी हैं। भारत ने विकसित देशों के इस दावे को भी गलत बताया कि निर्यात सब्सिडी खत्म करने पर सहमति बन गई है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि कृषि सब्सिडी का स्थायी समाधान निकले बिना इस पर सहमति नहीं बन सकती। विवादित मुद्दों को हल करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अगले साल भारत के साथ शिखर वार्ता की पेशकश की है। इस शिखर वार्ता के पहले यूरोपीय संघ और भारत के बीच वाणिज्य मंत्री स्तर की वार्ता भी होगी, जिसमें व्यापार की अड़चनों को हल किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के नवनियुक्त राजदूत तोमोज कोजलोवस्की ने भारत के साथ विवादित मुद्दों को हल करने पर जोर दिया है। उन्होंने भारत में FDI बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन कंपनियों को भारत की कंपनियों के बराबर का महत्व और सुविधाएं देने की मांग की है। All in foreign investors and domestic investors, predictability, clarity and stability of policies and regulations are the key factors they are considering before making decisions to invest money in a specific country. That's why I have been मेक इन इंडिया और बुनियादी ढांचे के निर्माण समेत भारत की प्रमुख योजनाओं में प्रमुखता से हिस्सा लेने के लिए यूरोपीय यूनियन सालों से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को भी जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कई मतभेदों की वजह से पिछले 3 सालों से शिखर वार्ता टलती चली आ रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद आमिद अंसारी ने कल डिप्लोमेसी एट द कटिंग एज नाम की किताब का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने किताब के लेखक राजनयिक किशन एस राणा के कूटनीतिक कौशल की तारीफ करते हुए कहा कि कूटनीतिक दुनिया का हाल जानने के लिए सबको ये किताब पढ़नी चाहिए। इस मौके पर कई देशों के राजदूत और पूर्व राजनयिक भी मौजूद थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में 9 साल बाद ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था में तेजी के बाद फेडरल रिजर्व का फैसला। भारत में निवेश पर पड़ सकता है असर। डॉलर में और मजबूती के आसार। WTO बैठक में भारत ने विकसित देशों में किसानों को मिल रही भारी सब्सिडी पर जताई चिंता। निर्मला सीतारमण ने कहा, दोहा वार्ता की शर्तों का नहीं हो रहा है पालन। वैश्विक व्यापार में असमानताओं को दूर करने पर जोर।